Hello, my dear friends. How are you? And I hope you all will be great. And I am also very fine at my home. First of all, in this pandemic situation, I would like to tell you one thing that please be at home. Stay at home, and try to follow all the guidelines of our government. So this is for your safety. Today we are going to learn the first chapter of class ninth English book Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had, and besides of this class ninth book, I will tell you some grammatical concepts. कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे. It means you can improve your English by reading and trying to understand it grammatically. Language को भी समझते हुए हम चलेंगे. So whether you are, it doesn't matter, you are not the student of class ninth, and what is the use of this chapter for you. But if you want to improve your English, if you want to speak English, if you want to be fluent in English, if you want to improve your comprehension skill in English, then this video is definitely going to be fruitful or uh, profitable or beneficiary beneficial to you. So let us start. The name of the chapter is The Fun They Had. The Fun They Had का मतलब है जो मजाक, जो मजा, जो आनंद. ठीक है. दे हैड मतलब वे उनके पास था. ठीक है. जो आनंद उनके पास था या जो आनंद वो किया करते थे, ये आप इसका मीनिंग लगा सकते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले वो बोल रहे हैं कि बिफोर यू रीड द चैप्टर प्लीज रीड दिस कंटेंट. इस कंटेंट को थोड़ा सा आप पढ़िए. तो क्योंकि चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है, एज यू सी चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को पढ़ लेते हैं. दिस स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will. सॉरी एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जूम करना पड़ेगा. तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. देखिए कहानी के बारे में कहा गया है कि द स्टोरी, ये कहानी है जो विल सेल, ये होगी, क्या होगी, रीड, ये वी सेल रीड मतलब हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये कहानी जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसको हम पढ़ेंगे, इज सेट. सेट का मतलब होता है टू बी इस्टेब्लिश्ड, टू बी. इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो फ्यूचर का है, अभी का नहीं है. नॉट इन द प्रेजेंट और नॉट ऑफ द पास्ट. दिस स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर, भविष्य में सेट है. तो दिस स्टोरी इज टोटली इमेजिनेशन ऑफ द राइटर. इमेजिनेटिव पावर ऑफ द राइटर इज एक्सप्रेस्ड हेयर. जो लेखक है उसकी इमेजिनेशन की जो पावर है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है. और ग्रामर का जो टॉपिक है यहाँ पे सीखने वाला वो ये है कि यहाँ पे विल और सेल के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये आपको यहाँ पे सेल रीड दिख रहा होगा. तो जब भी आपको विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. ये सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है. सेल ऑब्लिक विल के बाद जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. लिख भी सकते हैं आप इस चीज़ को. हिंदी में इसके लास्ट में गागे आता है. ठीक है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. और तब क्या होगा फ्यूचर में, जब
बुक्स किताबें और स्कूल्स एज वी नाउ नो जैसे कि हम उनको आज जानते हैं। देम का यूज़ यहाँ पे किताबों के लिए और स्कूल्स के लिए हुआ है, तो यू नो इट दैट देम यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस है, दे इज़ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस देम है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो इसका जो यूज़ हुआ है वो बुक्स और जो देम है उसका यूज़ हुआ है बुक्स और स्कूल्स के लिए, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तो ये जो बता रहा है लेखक कि हो सक जो इस बुक्स हैं स्कूल्स हैं आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, जैसे कि हम उनको आज जानते हैं देम उनको, विल परहैप्स, परहैप्स का मतलब संभवतः, नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं होंगे। विल नॉट फिर से आया, नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब बच्चे स्टडी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, गागेगी हिंदी में आ रहा है लास्ट में, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच टाइप फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है जैसे कि आपको हाउ दिख रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से एक आता है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे विल सेल से पहले डब्ल्यू एच वर्ड, आपको यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड ये दिखाई दे रहा है हाउ, ठीक है, हाउ है जो यहाँ पे, तो इस प्रकार से ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, और यहाँ नीचे जो डायग्राम दिया गया है, मे मतलब दे सकता है, सकना होता है इसका मतलब, लेकिन ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। देखो सकने के लिए हिंदी में जो सकना होता है उसके लिए कैन भी यूज होता है, लेकिन दैट कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन मे पॉसिबिलिटी को, और हिंदी में दोनों सकता होता है, ठीक है। तो द डायग्राम, जो नीचे जो डायग्राम बनाए गए हैं, देर आर ब्यूटीफुल डायग्राम्स इन योर बुक, मे गिव यू सम आइडियाज, ये डायग्राम आपको कुछ आइडियाज दे सकते हैं कि ये कहानी कैसी होगी, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, कैसे होंगे वो स्कूल। तो स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जैसे आपको बीच में दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, उसमें सबसे पहले दे रखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो द राइटर इज expressing his views that schools in the future will not be like the schools today वी आर हैविंग टुडे, जिस तरह के स्कूल हम आज के दिन में हमारे पास हैं, ऐसे स्कूल नहीं हो सकते हैं फ्यूचर में। प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ये हो गई होगा, बट दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, सो वी कैन नॉट स्किप फ्रॉम हेयर। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगी, वर्चुअल क्लासरूम होगा, वर्चुअल का मतलब आभासी है लेकिन रियल नहीं है, वास्तविक के जैसा है लेकिन वास्तविक नहीं है। रोबोटिक टीचर होगा, मीन्स योर टीचर्स विल बी रोबोट। एंड यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कि बच्चे टीचर को थोड़ा सा वो करते हैं कि टीचर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो जो जब आपका रोबोटिक टीचर आएगा, व्हेन एवर योर रोबोटिक टीचर विल विन द विल कम टू टीच यू, तो ही विल बीट यू वेरी बिटरली, सो दिस इज फन, सॉरी। और उसके बाद उसमें एक और चीज़ होगी, मूविंग ई टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट होता है हमारा अभी किताब में, दैट इज स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है, किताब में कोई टेक्स्ट मूव नहीं करता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में टेक्स्ट मूव कर जाता है, तो इसलिए बोला गया है। इन पेयर्स डिस्कस थ्री, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी, नीचे यू कैन सी फ्रॉम हेयर, इन पेयर्स डिस्कस थ्री things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. ये आपके लिए होमवर्क भी है। इन पेयर्स, ग्रुप में, पेयर का मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप में आपको क्या करना है, डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट, तीन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है जिनको कि आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं अबाउट योर स्कूल।
अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, 3 चीज़ें, द 3 थिंग्स यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल, you have to mention those things in your notebook, and 3 things about your school that you would like to change, और 3 चीज़ें, 3 things about your school मतलब आपके स्कूल के बारे में, about का मतलब के बारे में, that जो कि you would like to change, जिनको कि you would like to change आप बदलना चाहेंगे, ठीक है। तो you would like to change, यहाँ पे जो to है that is infinitive, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, और इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अगर आप ग्रामर की बात करेंगे तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो दिस इज नॉन फाइनाइट, NITE है यहाँ पे, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा दिक्कत हो रही लिखने में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब दो तरह की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है द वर्ब विच एक्ट्स एज विच इज इफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और द टेंस, जो सब्जेक्ट और सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के से प्रभावित होती है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जिसपे कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आप देख लीजिए, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो यहाँ पे जो है, सॉरी ये वाला नहीं था, ये है आपका ऊपर, दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि जो लाइक है ये भी यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब आती है वो V0 फॉर्म में आती है, और मॉडल वर्ब के बाद कोई भी वर्ब आती है V0 के फॉर्म में आती है, और उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप टू चेंज को समझिए, तो टू चेंज यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू गो स्कूल, तो आई वॉन्ट टू गो स्कूल दूसरा सेंटेंस है सी वॉन्ट्स टू गो स्कूल। तो जो वॉन्ट है उसमें फ़र्क पड़ रहा है टेंस की वजह से, वॉन्ट्स हो गया आई वॉन्ट, सी वॉन्ट्स, लेकिन टू गो स्कूल में कोई चेंज नहीं हुआ। दे वॉन्ट टू गो स्कूल, दे वांटेड टू गो स्कूल। तो वांट में जो है चेंज हो रहा है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, लेकिन टू गो में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे टू गो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसमें पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है, ठीक है। इट्स इनफ फॉर ग्रामर नॉलेज। बाय दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम। तो 3 चीज़ें आपको अपने स्कूल के बारे में वो भी लिखनी है जिनको कि आप बदलना चाहते हैं। देखो वुड लाइक का जब यूज़ होता है तो वो आपकी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, वुड एक मॉडल वर्ब है जिसका डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका जो यूज़ है ये आपकी इच्छा को जानने के लिए किया गया है। जब हम किसी की इच्छा जानने के लिए अपने स्पोकन इंग्लिश में कुछ बात करते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, मीन्स दिस इज माई डिजायर टू एक्सप्रेस दिस थिंग टू यू ना। तो वहाँ पे वुड का यूज़ होता है जहाँ पे आपको अपनी इच्छा को प्रकट करना होता है। तो वो 3 चीज़ें लिखनी है आपको जिनको कि आप अपने स्कूल की चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। राइट देम डाउन। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए आप। हैव यू एवर रेड, क्या आपने कभी पढ़ा है वर्ड्स शब्दों को ऑन मतलब पर, अ टेलीविजन टेलीविजन पर, और कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर, क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है। यहाँ पे हैव यू एवर बीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रखा है। जब भी हैज़
सॉरी, एक और ग्रामर का टॉपिक देख लेते हैं। जब भी हैज़ ऑब्लिक हैव के बाद वर्ब की, वैसे हमेशा आप ये नोट करके रखेंगे कि थर्ड फॉर्म ही आती है, ये भी आप नोट कर लेना। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस आपको इतना ही देखना है, अगर ये चीज़ आपको मिलती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर हैज़ हैव शुरू में आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी शब्द पढ़े हैं कि कंप्यूटर की और टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर? तो आई होप यू ऑल हैव रेड वर्ड्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड टेलीविजन और इवन इन योर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या आप एक समय को इमेजिन कर सकते हैं? कैन मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, सकने के अर्थ में हुआ है, लेकिन आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ठीक है, कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप क्या आप इतने लायक हैं कि आप ये इमेजिन कर लें एक समय को कि व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कि जब सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब जो है प्रिंट पेपर जो कागज होता है उसके ऊपर प्रिंटेड नहीं होगी, विल बी प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप उस तरह की किताबों को ज़्यादा अच्छा मानोगे? तो यहाँ पे फिर से आपकी डिजायर को जानने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पे वुड का मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। वुड यू लाइक, देखो वुड के साथ मैंने कहा ना हमेशा लाइक का यूज होता है। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो वुड यू लाइक टू हैव टी, ठीक है। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो आप क्या उस तरह की किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे? सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 10 पार्ट्स हैं, 10 पैराग्राफ हैं, और जितना होगा उतना मैं कोशिश करूँगा आज कंप्लीट करने की, और उसके बाद अगर जितना बचेगा उसको मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट as much as I can do today, and I will try to complete this chapter within 3 videos. 3 videos में आपको ये chapter complete हो जाएगा। And moreover, I would like to tell you one thing, that please like this video if you like this method of teaching, and please subscribe my channel and hit the bell icon, so that whenever uh, I will make new video, that will come to you. ठीक है। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie is the important character in this story. पहला कैरेक्टर आपको मिल गया है। मार्गी एक कैरेक्टर है जिसने लिखा था, इवन रूट जिसने यहाँ तक लिखा था, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके, दैट नाइट मतलब उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में, तो इस कहानी के बारे में, अबाउट दिस होल स्टोरी मार्गी रोट ऑन हर डायरी इन दैट नाइट। ठीक है, अपनी डायरी में उस रात को उसने इस सब के बारे में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब कब लिखा हुआ था, डायरी पे क्या लिखा हुआ था? ऑन द पेज हेडेड, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि 17 मई 2157। आप लगा सकते हो कि दिस इज द स्टोरी अबाउट which is imagined about 137 years later, मतलब 137 साल बाद के बारे में कल्पना की गई है लेखक द्वारा। सी रोड, उसने क्या लिखा था? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अपनी डायरी के ऊपर सबसे ऊपर, डायरी में आप कुछ भी चीज़ नोट करते हो, आप डेट डालते हो ना, तो डेट पड़ी हुई है डायरी पे, 17 मई 2157 में लिख रही है। कौन लिख रही है? हु इज राइटिंग? मार्गी इज राइटिंग ऑन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। पाई सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। जब भी मैंने कहा है मेन वर्ब की, केवल आपको देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आपको मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मिलती है,
तो वो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस होता है। एंड इसके लिए हिंदी में आ ए ई या था, ता था, ती थी, ते थे आता है। तो इसको आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब को पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये जो किताब थी ये बहुत ही पुरानी किताब थी। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको ग्रामर का पढ़ाना चाह रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। देखो यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है। ओल्ड क्या है बताइए, वेरी क्या है, ए क्या है। तो यहाँ पे ए आर्टिकल है, ठीक है। वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और बुक आपको पता ही है नाउन है। तो एडवर्ब आपने सुना होगा कि एडजेक्टिव को या किसी नाउन को भी क्वालिफाई करता है, तो वो काम यहाँ पे एडवर्ब कर रहा है। और ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, वो बुक के बारे में उसकी उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। बुक यहाँ पे नाउन है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, सिंपल पास्ट टेंस है, क्या कहा था। और ये डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में है। दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा सा लड़का था। व्हेन मतलब जब, ही वॉज मतलब वह था, क्या था, अ लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का था। कौन था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, उसके ग्रैंडफादर ने कहा, हिम मतलब उसको। तो देखो हिम का यूज हुआ है, इसके इसका मतलब उसके दादा के दादा की बात हो रही है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। हिम दैट कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था। व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानी जो है पेपर पे छपी हुई हुआ करती थी। नाउ लेट अस सी हियर। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो किताब के पन्नों को पलटा उन्होंने। विच वर येलो, जो कि येलो थे, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली इज एक्सप्रेस्ड ऑन योर बुक दैट विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। किताब में फोल्ड होते हैं, लाइन होती है, वैसी किताब थी वो, जैसे हमारी आज की किताब होती है, ऐसी किताब उनको मिल गई उस टाइम। एंड इट वॉज एवफुली फनी, और बहुत भयंकर तरीके से जो है एक हास्यास्पद उनको लग रहा था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, इस तरह के शब्दों को पढ़ना जो कि स्टूड स्टिल, स्टूड मतलब खड़े थे, स्टिल मतलब शांत, जो हिल डुल नहीं रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। इंस्टेड ऑफ का मतलब यूज होता है कि स्थान पर के बजाय, मूविंग हिलने के बजाय, द वे दे वर सपोज जैसे कि वो कल्पना करते थे कि जो अक्षर हैं वो घूमने चाहिए ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर। यू नो आप जानते हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. उसके बाद क्या होता है, एंड देन, एंड देन मतलब और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वो वापस की तरफ उस बुक के पेजेस को, टू द पेजेस, फिर से वापस की तरफ के पेजेस को उन्होंने पलटा। तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उन पेजों पे जो आपकी किताब है उसमें तो वही वर्ड रहेंगे जब आप उनको वापस पलटेंगे, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो वही वर्ड थे ऑन दैट, on it that it had when they read it the first time, कि वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। they were in a great dilemma that these words are same, they are not moving as the words or text move on the screen of a computer. That's why those Tommy and Margie were in a great dilemma, एक बहुत ज्यादा दुविधा में थे। So it's enough for today. Tomorrow I will start from paragraph number 2. Thank you for listening, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.